राजस्थान के कोचिंग हब हर साल लाखों छात्र अपने सपनों को पूरा करने यहाँ आते हैं, लेकिन कई बार उन्हें भारी दबाव और एक अस्त-व्यस्त सिस्टम का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज हम उस नए कानून को समझते हैं जो इस पूरे सिस्टम को बदलने का वादा करता है। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इस नए कानून की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें उस मानसिक और आर्थिक दबाव को देखना होगा जिसका सामना स्टूडेंट्स और उनके परिवार सालों से करते आ रहे हैं, वो भी एक ऐसे माहौल में जिस पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। देखिए, बात सिर्फ पढ़ाई के प्रेशर की नहीं थी। मामला था भारी भरकम फीस का, झूठे वादों का और एक ऐसे सिस्टम का जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। इसी माहौल पर लगाम कसना बहुत जरूरी हो गया था। तो इन्हीं सब गंभीर चुनौतियों को देखते हुए राज्य सरकार ने सिर्फ छोटे-मोटे सुधार करने के बजाय एक कॉम्प्रिहेंसिव समाधान लाने का फैसला किया और इससे एक नई उम्मीद जगी है। और वो समाधान है राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन अधिनियम 2025। इसे खास तौर पर कोचिंग सेक्टर में एक सिस्टम और एक जवाबदेही लाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस कानून का मकसद कई मोर्चों पर एक साथ काम करना है। मतलब कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करना, छात्रों पर से मेंटल और फाइनेंशियल बोझ कम करना, जिससे माता पिता का भरोसा बढ़े। कुल मिलाकर लक्ष्य एक ज्यादा पारदर्शी, एक ट्रांसपेरेंट एजुकेशन सिस्टम बनाने का है। ठीक है, तो मकसद तो साफ है, पर सवाल यह है कि यह जमीनी स्तर पर बदलाव लाएगा कैसे? चलिए इसके जो सबसे जरूरी नियम हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। इस नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के आप कह सकते हैं 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, हर कोचिंग सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन अब जरूरी है। दूसरा, अगर नियम तोड़े तो जवाबदेही तय होगी। तीसरा, छात्रों के वेलफेयर पर जोर दिया जाएगा। और चौथा, इन सब पर नजर रखने के लिए एक मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। तो सबसे पहला बड़ा बदलाव है रजिस्ट्रेशन की शर्तों में। अब कम से कम 100 छात्र होने पर ही रजिस्ट्रेशन होगा। पहले ये लिमिट सिर्फ 50 थी। इसका सीधा मकसद छोटे और अव्यवस्थित तरीके से चल रहे सेंटरों को रेगुलेशन के दायरे में लाना है। और हाँ, इन नियमों को हल्के में न लिया जाए, इसके लिए कड़े जुर्माने का भी इंतजाम है। अगर कोई बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग चलाता हुआ पाया गया तो उस पर 2 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना लग सकता है। ये साफ दिखाता है कि सरकार इस बार कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। और एक बहुत ही जरूरी चीज, जो स्टूडेंट्स पे मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है ना, उससे सीधे डील करने के लिए अब हर कोचिंग सेंटर में एक साइकोलॉजिकल काउंसलर रखना अनिवार्य कर दिया गया है। ये छात्रों की मेंटल वेलबींग की दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। अब मेंटल हेल्थ के साथ साथ परिवारों पर जो फाइनेंशियल बोझ पड़ता है उसे कम करने का भी सोचा गया है। नई रिफंड पॉलिसी ये पक्का करती है कि अगर कोई छात्र बीच में कोर्स छोड़ता है तो उसकी फीस का पैसा फंसे नहीं, उसे एक तय रकम वापस मिलेगी। तो ठीक है, हमने नियम कानून तो समझ लिए, पर सबसे जरूरी सवाल ये है कि इन सब का एक आम छात्र और उसके माता पिता की जिंदगी पर आखिर असर क्या पड़ेगा? मतलब परिवारों के लिए इसका सीधा सीधा फायदा क्या है? सबसे पहले तो पैसों का रिस्क कम होगा और मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता मिलेगी। वेब पोर्टल पर सारी जानकारी होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और भरोसा भी मजबूत होगा। कुल मिलाकर ये एक ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद कोचिंग इंडस्ट्री की नींव रखता है। और ये समझना भी जरूरी है कि ये सिर्फ कोई लोकल नियम नहीं है, ये असल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बड़ी सोच से जुड़ा हुआ है, जो सिर्फ अकादमिक सफलता पर नहीं बल्कि एक छात्र के ओवरऑल डेवलपमेंट यानी उसके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर जोर देती है। तो एक मजबूत कानूनी ढांचा तो बन गया है, पर इन नए मानकों के साथ अब हम आते हैं सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर। आखिर में इस पूरे एक्ट का जो कोर आइडिया है वो बस एक ही है, एक ऐसा एजुकेशन इकोसिस्टम बनाना जो जिम्मेदार हो, जवाबदेह हो और सबसे बढ़कर छात्रों के हितों को सबसे ऊपर रखें। तो हाँ, नियम तो बन गए, एक फ्रेमवर्क भी तैयार है, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ एक कानून बदलने से दबाव और गलाकाट कंपटीशन की वो गहरी संस्कृति बदल पाएगी जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में बस चुकी है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।